काजी राजस्थान देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। रुझानों में बंगाल में बीजेपी का बड़ा उलटफेर। बंगाल में 258 सीटों पर आए रुझान। पहली बार बीजेपी 182 सीटों पर आगे, टीएमसी 108 सीटों पर आगे, कांग्रेस और अन्य 3 सीटों पर आगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझानों में बंगाल में बीजेपी का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बंगाल में 258 सीटों पर रुझान आ गए हैं। कुल 294 सीटों में से 258 सीटों पर शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं। पहली बार बीजेपी 182 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं टीएमसी की बात कर लें तो 108 और कांग्रेस और अन्य की बात करें तो 3 सीटों पर आगे है। और ऐसे में देखा जाए तो सरकार बदलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। फिलहाल रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। 258 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जहां पर 182 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बहुमत के लिए 148 सीट बेहद जरूरी, और ऐसे में 182 सीटों पर बीजेपी का आगे चलना ये दिखाता है कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने की ओर है। और बीजेपी जो दावे कर रही थी कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता सरकार बदलने वाली है, पश्चिम बंगाल की जनता अब बीजेपी को जिताने वाली है, वो तस्वीरों के जरिए भी अब दिखने लगा है। तो रुझानों में बंगाल में बीजेपी का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बंगाल में 258 सीटों पर रुझान आए। कुल 294 सीटें, जिनमें से 258 सीटों पर शुरुआती रुझान आ रहे हैं। और बीजेपी पहली बार 182 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पहुंचे थे, उन्होंने चुनावी दौरा किया और अपने प्रचार में उन्होंने 170 सीटें आने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी 170 सीटों पर जरूर जीतेगी और 182 सीटों पर बीजेपी ऐसे में आगे चल रही है। और हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, उनके साथ तमाम जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। विष्णु, तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरह से राजस्थान में जश्न देखने को मिल रहा है। बातचीत कीजिए। बीजेपी 182 सीटों पर आगे चल रही है। प्रतिज्ञा, राजस्थान में इस जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है, उसको लेकर खुशी का माहौल है। पूरे प्रदेश में लगातार जश्न की ओर बढ़ रही है। और इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी बंगाल में बहुमत की ओर बढ़ रही है, पहली बार बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है कि किस जो बीजेपी इस तरह से शासन की तरफ बढ़ी है? देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में लोकतंत्र के इधर नासूर पैदा हो गया था। दूसरी बात, भारत की सीमाएं असुरक्षित हो गई थी और भारत में घुसपैठ का रास्ता खोल दिया था। इसके अलावा लोकतंत्र में गुंडागर्दी कैसे होती है उसका भी बहुत उदाहरण सबसे बड़ा टीएमसी का था। तो विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन चूंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, तो वहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध होकर मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया विपरीत परिस्थितियों में। और पोलराइजेशन के बाद में, मुस्लिम वोटों पर पूर्ण तक आश्रित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्रकार की सफलता प्राप्त की है, वो न केवल भारतीय लोकतंत्र की जीत है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्रीय अस्मिता की और राष्ट्रवाद की जीत है। कई आरोप लगाए जा रहे थे, एसआईआर को लेकर भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था बीजेपी पे, और उसके बाद भी जनता ने पूरा मन दिया और करीब 182 से ज़्यादा रुझान अभी जो मिल रहे हैं उनमें आगे है। क्या लगता है कि ये आरोप कितने सही थे और कितने गलत? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे। केरल में किसने आरोप नहीं लगाया, तमिलनाडु में किसने आरोप नहीं लगाया, असम में किसने आरोप नहीं लगाया, केवल बंगाल में आरोप लगाया। वो केवल मुस्लिम घुसपैठियों को रोक कर रखने के लिए और उनका वोट लेने के लिए था। लेकिन जो ही एसआर शुरू हुई, घुसपैठियों ने अपने आप भागना शुरू कर दिया और बाकी बचे अब भाग जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए ममता बनर्जी ने किया था, जिसकी अब पोल खुल गई है और जनता ने खिलकर उसके खिलाफ वोट दिया है। और मैं समझता हूं कि 180 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और वहां बंगाल जो है फिर भारत का अभेद्य दुर्ग बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान दिया,
श्री बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जिनका काम है, राजा राममोहन राय जहाँ के हैं, रामकृष्ण परमहंस जहाँ के हैं, विवेकानंद जी जिस धरती के हैं, उस धरती में ममता बनर्जी जैसे का राज होना एक कलंक था, वो कलंक अब साफ हो रहा है। लगातार वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी डेरा डाले हुए थे और राजस्थान से भी कई नेता वहाँ पर प्रचार के लिए गए। क्या लगता है कि समग्र संघर्ष था जो एक कहीं ना कहीं कमल खिलाने के लिए पूरा संघर्ष था पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी हर चुनाव को, बिल्कुल विष्णु, आप बातचीत करते रहिएगा। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक फ्लाइट के दो डाइवर्जन चक्कर घिरनी बन गए। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाले यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1042 का है मामला। गुवाहाटी से सोमवार रात 9:20 पर यह फ्लाइट रवाना हुई। रात 11:30 बजे फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के चलते लैंड नहीं हो सकी फ्लाइट। बाद में रात 1:10 पर फ्लाइट लखनऊ के लिए डाइवर्ट हुई। लखनऊ से विमान ने फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। लखनऊ से रात 3:10 पर फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई, लेकिन इस बार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी और 2 घंटे तक दिल्ली के आसमान में लैंडिंग के लिए प्रयास किया गया। डाइवर्ट होकर सुबह 6:20 पर फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। आखिरकार विमान के पायलटों ने विमान छोड़ दिया। ड्यूटी आवर्स का हवाला देते हुए विमान छोड़ दिया। अब सुबह 11:30 बजे विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और संवाददाता काशीराम अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। काशीराम, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? किस तरह की परेशानियां आई जिस वजह से दो बार लैंडिंग फेल हुई दिल्ली में? जी देखिए, एयरलाइन के नजरिए से देखें तो इसे खराब मौसम का हवाला ही कहा जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लाइट है गुवाहाटी से रवाना हुई थी दिल्ली के लिए, और जब ये फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी रात में 11:30 बजे, तो उस दौरान दिल्ली में मौसम खराब था, वहां पर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पा रही थी और इसके चलते एक फ्लाइट ने काफी देर इंतजार किया। फिर जब लैंड नहीं हो सकी तो इसे लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। रात में 1:10 पर यह फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी और 2 घंटे वहां इंतजार करने के बाद फिर से इसने 3:10 पर रात में लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस बार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, दूसरे प्रयास में भी, और 1 घंटे से ज्यादा इसने इंतजार किया। और जब लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो इसके बाद इसे जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। यानी पहले गुवाहाटी से जो फ्लाइट दिल्ली जा रही थी, पहले उसे लखनऊ के लिए डाइवर्ट किया गया और दूसरी बार में उसे जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। सुबह 6:15 बजे फ्लाइट जयपुर पहुंची है। उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं उनको उतार दिया गया विमान से। कहा गया कि विमान के जो पायलट है उनका ड्यूटी आवर्स उनके पूरे हो गए थे, उस वजह से उनको ऑफलोड किया गया था। और फिर उसके बाद ये फ्लाइट जो है यात्रियों को उतारने के बाद सुबह अभी 11:30 बजे रवाना हो सकी है। तो इस तरह से हम बात करें तो ये जो फ्लाइट के यात्री थे करीब 10 घंटे तक विमान के अंदर ही बैठे रहे, परेशान होते रहे। एयरलाइन की तरफ से हालांकि जो उनको इंतजाम किए जाने चाहिए थे उनको भी यात्रियों ने पर्याप्त नहीं बताया है। ठीक है काशीराम, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इधर उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार और स्कूटी के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद कार और स्कूटी ब्रिज से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। घायलों का MB हॉस्पिटल में उपचार जारी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। प्रतापनगर क्षेत्र के मादरी ब्रिज पर देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद कार और स्कूटी ब्रिज से नीचे गिर गई। जो हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को मोर्चरी में रखवाया गया, तो घायलों का MB हॉस्पिटल में इलाज जारी है। और इधर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। प्रतापनगर क्षेत्र के मादरी ब्रिज पर देर रात की यह घटना बताई जा रही है। कार और स्कूटी ब्रिज से नीचे गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। MBM हॉस्पिटल में दोनों का इलाज जारी और इधर शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। प्रतापनगर क्षेत्र के मादरी ब्रिज पर देर रात की यह घटना बताई जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर बात करेंगे चुनावी नतीजों की। पश्चिम बंगाल में एक और जहां बीजेपी जीतती नजर आ रही है, तो वहीं असम में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। पंकज मीणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप कलवानिया कांग्रेस प्रवक्ता, एकलव्य सिंह एनालिस्ट हैं और एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का जी राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। पंकज मीणा जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या टीएमसी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसका नतीजा है कि बीजेपी इस बार बम्पर वोटों के साथ, बम्पर सीट के साथ जीत रही है? देखिए, अभी के जो आंकड़े दिखा रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, 98 टीएमसी और 191 भारतीय जनता पार्टी है, यानी लगभग टीएमसी से दुगनी सीटें पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये जो दुगना है, टीएमसी के से दुगना आने का जो आंकड़ा सबके सामने आ रहा है, ये परिणाम है कि ममता बनर्जी के सरकार के काल में भ्रष्टाचार चरम पे था। ममता बनर्जी के सरकार के समय वहाँ पे महिला उत्पीड़न चरम पे था। और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठियों के संरक्षण दे रही थी ममता बनर्जी, ये उसके खिलाफ मतदान है। और ये इन सब चीज़ों को ये कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों के, मेरे को लगता है जो तमाम जो एग्जिट पोल थे उन सब आंकड़ों से भी आगे भारतीय जनता पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। और एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ रहा है। आज मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर लगभग सारे बड़े राज्य जो है जिनकी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। मैं इसी कारण से आज जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उन सबकी जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद के भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल उस पर मोहर लगाई। बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे आसाम हो, वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत पे मोहर लगाई। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में घुस के काम कर रहा है। आज तमाम विरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये इसलिए मैं समझता हूं कि जनता को धन्यवाद देना चाहिए। मैं एक चीज जरूर आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल और केरल दो एक ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। आप ये देखिए कि हमने किन विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके आज हम लोग यहाँ स्थिति में पहुंचे हैं। चाहे केरल हो, केरल में तो आपको ध्यान में है कि एक हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद है जिनकी टांगे काट दी गई थी, आज वो राज्यसभा के सांसद है। ये जो अत्याचार था, चाहे वो टीएमसी के द्वारा हो चाहे लेफ्ट के द्वारा हो, ये उस अत्याचार के विरुद्ध जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके हम आगे आए, ये सही मायने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पित है ये जीत आज की। और आज के परिणाम का जो एक सुखद जो पहलू और है, अगर इसमें देखा जाए तो आज के परिणाम के बाद में लेफ्ट हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गया है। वामपंथ आज भारत के अंदर खत्म हो गया है। और जिस प्रकार से भारत में थोड़ा बहुत बचा था जो आज खत्म हो गया, हालांकि विश्व के पूरे परिदृश्य से भी वामपंथ खत्म हो गया है, परंतु आज ये एक सुखद बात है कि हिंदुस्तान के नक्शे में से वामपंथ खत्म हो गया है। ठीक है, संदीप कलवानिया जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में हाशिए पर चली गई है? क्या स्थानीय नेतृत्व की कमी है? क्या कमी आपको नजर आती है अगर आप पार्टी में खुद आकलन करते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए, आप 1977 के बाद में हम वहाँ पर सत्ता में नहीं हैं, मगर जिस प्रकार से हमने पूरे सीटों पे चुनाव लड़ा था वहाँ पर, और वहाँ अभी जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितना वोट परसेंट हमारे को प्राप्त होता है। मगर बेहतर तरीके से हमने चुनाव लड़ा है, एक हमने रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है। लेकिन संदीप जी, सत्ता में नहीं रहना और इस तरह से बुरी तरह से हारना, अब देखिए केवल 3 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और अन्य रहेगा। संदीप जी, सत्ता में नहीं रहना अलग बात होती है, लेकिन बुरी तरह से हारना एक अलग बात होती है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस अब हाशिए पर है, क्योंकि केवल 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और उसके साथ भी अन्य और जो पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं, तो मतलब कांग्रेस कहीं टक्कर में भी नजर नहीं आ रही है? मैंने आपको यही बताया ना कि जब हम 1977 के बाद में वहाँ पर सत्ता में नहीं हैं, और इस बार हमने ये तय किया था कि हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और वहाँ अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अकेले दम पर हमने 294 सीटों पे चुनाव लड़ा है। और आने वाले दिनों में उसका बहुत अच्छा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बढ़त मिल रही है, वो ये स्पष्ट इंगित करता है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कह दिया था कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने वहाँ शासन दिया है 15 सालों में,
और वहां सरकार के विरोधी लहर थी और उसी का परिणाम रहा है कि आज उनको बुरी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर ममता बनर्जी अपने एक कहें कि सत्ता के नशे में अगर नहीं रहती तो आज परिणाम दूसरा रहता, मगर जिस प्रकार से वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं और वहाँ पर आप देखें जो सरकारी नौकरियों में जो धांधली हुई है उसी का नतीजा रहा है कि आज उनको सत्ता में दूर होना पड़ रहा है। मगर दूसरा सुखद पहलू आप देखें कि केरल में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वापसी हुई है और वहाँ पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी का नतीजा रहेगा कि बंगाल में भी आने वाले 5 साल बाद में कांग्रेस को बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। ठीक है, पहले बंगाल की बात कर रही हूँ तो एकलव्य सिंह जी आपसे जानना चाहती हूँ, जो संदीप जी से मैं पूछ रही थी कि आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हुई। वो कह रहे हैं 1977 के बाद हम सत्ता में ही नहीं रहे। क्या सत्ता में नहीं रहना ही एक बड़ी बात है या फिर कहीं ना कहीं रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो रणनीति ढंग से बना नहीं पाई कांग्रेस, जिस वजह से वहां पर साधने में लोगों को और जनता को साधने में असफल रही है? नहीं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सही से रणनीति बना पाई, इसीलिए ये परिणाम आए हैं। मैं समझता हूं कि जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा भी था वहां पे, एक इंडी अलायंस की उनकी पार्टनर है, उसके बावजूद वहां पे जाके एक रीजनल पार्टी के बारे में ये कहना कि ममता जी ने अच्छी सरकार नहीं चलाई इसलिए बीजेपी का वहां पे एक तरह से दरवाजा खुल गया। देखिए साफ बात यह है कि आने वाला समय में अगर यहाँ पे बीजेपी की जिस तरह से अब सरकार बन रही है और जिस नंबर्स के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी का जिस तरह का नेचर रहा है रीजनल पार्टीज को डेसिमेट करने का, तो आने वाले समय में अगर टीएमसी खत्म होती है तो ऑपोजिशन में कांग्रेस के लिए एक स्पेस बनेगी। कांग्रेस का टारगेट ही बंगाल के लिए 2026 का नहीं 2036 का है, जहां तक मेरी समझ है। जी ठीक है, तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीति रही है? एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आपने लंबे टाइम से पत्रकारिता की है, पश्चिम बंगाल को भी आपने देखा होगा। किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को और जिस तरह से बीजेपी की जीत हो रही है इसे? देखिए सबको पता है कि पश्चिम बंगाल के हालात पूरे देश से बड़े विपरीत हालात थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रचार करने वहां गए तो उन्होंने इस बात को जनता के गले उतारा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, वो सारी की सारी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं। मुझे लगता है उसका भारी एक इम्पैक्ट पड़ा है और जिस तरीके से अमित शाह ने बार बार ये जाके वहां पर कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने कि हमको जो लैंड चाहिए, मतलब जो पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल से बांग्लादेश से लगी हुई है, तो जो तारबंदी के लिए जो लैंड चाहिए वो भी नहीं दे रही। तो ये सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने में सफल हुई और इसलिए मुझे लगता है कि क्या नाम से उनको वहां सफलता मिली है। देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो पहले भी 0 पे थी और अब भी 0 पर है। अब कांग्रेस का ये कहना कि हम 1977 से क्या नाम से वहां सरकार में नहीं है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति चुनाव नहीं लड़ा और जो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान इस बात को कह दिया था कि चूंकि पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई है ममता के शासन के अंदर, इसलिए यहाँ रोजगार नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी को आने का अवसर जो है ममता के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं यहाँ पर असम की जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल में तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की शिकायत रही, इसलिए उनको हार को सामना करना पड़ा। लेकिन असम के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। किसी भी स्टेट के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाना मुझे लगता है अपने आप में क्या नाम से बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से। और एक चीज और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। अब मैं इसके लिए आपको क्या नाम से तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहूंगा। तमिलनाडु के जितने भी एग्जिट पोल आए मतदान के बाद में तो ये कहा गया कि वहां डीएमके दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है और टीवी के जो क्या नाम से फिल्म स्टार विजय है उनकी पार्टी को क्या नाम से बहुमत मिलना जा रहा है और एडीएमके मिलके वहां सरकार बनाएंगे। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही कि वहां टीवीके के साथ में भले ही उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन डीएमके को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टीवीके का उपयोग किया और यही कारण है कि आज क्या नाम से टीएमके वहां से सत्ता में बाहर हो गई है और आने वाले दिनों में आप दिखता है कि टीएमके के जो विजय है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और एआईएडीएमके उनको क्या नाम से समर्थन करेंगे। जी एकलव्य जी, केरल का जरूर जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए एसपी मित्तल जी,
फिर मैं आऊंगी अपने अगले सवाल पर। देखिए मैं केरल के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि केरल में जिस तरीके से वहां पे लेफ्ट पार्टियों की हार हुई है, तो ये लेफ्ट पार्टियों को भी अब सोचने का एक बहुत बड़ा समय है कि जो उनका आखिरी किला था वो भी अब रह गया है। ये बात सही है कि वहाँ क्या नाम से कांग्रेस तो जो गठबंधन है उनको बहुमत मिला है, और चूंकि वहां पे प्रियंका गांधी की देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहां पर टिकट बंटवारे में भी रही है, तो मुझे लगता है कि जो केरल में यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है उसके लिए प्रियंका गांधी को क्या नाम से इसमें राजनीतिक माइलेज उनका मिलना चाहिए। ठीक है, एकलव्य सिंह जी, जो अभी तमिलनाडु की बात हो रही थी, टीवीके की बात हो रही थी, तो विजय की ऐसी क्या रणनीति रही, टीवी की जो कि नई नई पार्टी बनी, उनकी ऐसी क्या रणनीति रही, क्या मुद्दे उन्होंने उठाए जो बाकी पुरानी पार्टियां नहीं उठा पाई, जिस वजह से बड़ी जीत टीवीके की नजर आ रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो वहां पे डीएमके का जिस तरह का शासन प्रशासन रहा, और उसमें भी खास करके मेरे लिए जो एक उनकी सबसे बुरी चीज जो स्टैंड आउट करती थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री का बेटा जो खुद उप मुख्यमंत्री है वो कहे कि इस धरती से सनातन धर्म का वजूद मिटा देना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसी जब सरकारें होती हैं, ऐसी जब राजनीति होती है, तो उसके प्रति गुस्सा होता है, और जब इस तरह का गुस्सा होता है तो उस गुस्से को एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक कैटलाइज करने के लिए आपको एक फिगर चाहिए होता है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से को कैटलाइज करके समझने वाले फिगर बने। और आप देखिए जो विजय हैं, उन्होंने एक चीज मतलब उनके बारे में देखनी पड़ेगी कि उन्होंने जिस तरह से कई वर्षों से अपनी मतलब अभिनेता जो वो रहे हैं, उनने अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह हमेशा प्रोजेक्ट करा है, और उन्होंने मतलब सनातन धर्म के विरोध में बातें नहीं करी। उन्होंने डीएमके के अगेंस्ट ये जो गुस्सा था इसको पहचाना, और वहां पे कुशल प्रशासन की एक जो उम्मीद कर रहे थे, तो लोगों का उस गुस्से की, उस उम्मीद के, मैं समझता हूं कि वो एक कैटलिस्ट बन के उभरे हैं कि वो एक ऑप्शन हो सकते हैं यदि अगर वहां के लोग एक जो नए ऑप्शन की, क्योंकि अगर किसी के प्रति गुस्सा है और उसे हटाना ही है तो जो एक कैटलिस्ट चाहिए होता है वो बन के विजय उभरे हैं। यानी कि एकलव्य जी, जैसे आम आदमी पार्टी शुरू में आई थी और जिस तरह से वो कैटलिस्ट बनकर उभरी थी, जिस तरह से लोगों को भरोसा होने लगा था केजरीवाल पर कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनसे ही निकल कर आए हैं, क्या कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है तमिलनाडु में भी? देखिए थोड़ा सा, लेकिन एक जो वहां पे थोड़ी सी जो डिफरेंस है, वहां पे क्या था कि अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या था कि एक अन्ना का आंदोलन हुआ था और कांग्रेस के विरोध में उस समय एक ऐसा माहौल था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। लेकिन तमिलनाडु में क्या है कि एक पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का कल्चर रहा है। मैं समझता हूं कि इनफैक्ट एआईएडीएमके और बीजेपी का भी जो अलायंस वहां पे अपने उम्मीद के अनुसार जो परिणाम नहीं ले पाया, वो उसका कारण ही यह है कि कोई जया ललिता जैसा अब फिगर उनके पास नहीं था। और आप देखिए, मैं इनफैक्ट मानता हूं कि वो कभी कभी एक कदम रखते थे, कभी नहीं रखते थे। बीजेपी की एक कमी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वहां पे ये रह गई कि वो रजनीकांत को इतना मोटिवेट नहीं कर पाए कि वो वहां पे फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में आए, बल्कि और टीवी के एक बहुत बड़े मैसिव फिगर हैं, और आप तमिलनाडु की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहां पे फिल्म स्टार्स ने राजनीति में बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल, एकलव्य जी, मैं ऑप्शन की ही बात कर रही थी, यानी कि जनता को एक ऑप्शन मिला, और विजय क्योंकि उनके बीच से ही निकले हुए लोग हैं, वो एक आम नागरिक की तरह उनके बीच रहते हैं, इसीलिए लोगों ने उन पर भरोसा जताया। मैं फिर से लौटूंगी आप लोगों के पास, फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को